अच्छा जी, ऑब्जेक्ट एसोसिएशंस को हम दो सब कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड करते हैं। एक को एग्रीगेशन कहा जाता है और दूसरी को कंपोजिशन। वन बाय वन दोनों को डिस्कस करते हैं और इनका डिफरेंस भी जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। तो लिटरेचर सेज एग्रीगेशंस आर स्पेशल एसोसिएशंस दैट रिप्रेजेंट पार्ट होल रिलेशनशिप। अब इसमें वो क्लास जो कि दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट्स को अपने अंदर एज ए डाटा मेंबर कंटेन कर रही होगी, उस क्लास को हम होल कहेंगे। या इसके लिए असेंबली और एग्रीगेट भी जो है वो वर्ड्स यूज होते हैं। अपनी वोकेबलरी को अपडेट कर लीजिए अकॉर्डिंगली। तो द क्लास कंटेनिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अदर क्लास एज ए डाटा मेंबर विल बी कॉल्ड एज एन असेंबली, एग्रीगेट और होल। पिक्टोरियली भी आप इसको ऑब्जर्व करें। व्हीकल इज द मेन क्लास जिसके अंदर कुछ व्हीकल पार्ट्स मौजूद हो सकते हैं। तो वन व्हीकल हैज many vehicle parts. Yes, vehicle can have many parts in the form of engine, in the form of wheels, in the form of AC, media player and many else. तो इस व्हीकल के लिए हम होल लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, या असेंबली इसको कह सकते हैं, या एग्रीगेट कह सकते हैं। यूएमएल नोटेशन को अपडेट कर लेते हैं। हमारे पास यूएमएल नोटेशन में होल की तरफ डायमंड सिंबल होगा और ये खाली है, हॉलो सिंबल है ये। तो हॉलो डायमंड टुवर्ड्स द कंटेनर क्लास और टेल टुवर्ड्स द पार्ट क्लासेस या पार्ट। तो अभी के लिए मल्टीप्लिसिटी कह रही है वन व्हीकल हैज मैनी व्हीकल पार्ट्स। इसी तरह से वन कंट्री हैज मैनी रीजन्स। दैट इज राइट। It says you can mark an association as an aggregation if it follows following rules. अगर parts are the parts of aggregate, अगर जो दूसरी क्लासेस हैं वो एग्रीगेट का पार्ट हैं, उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं, और द एग्रीगेट इज द कंपोज्ड ऑफ द पार्ट्स, जो एग्रीगेट है वो बेसिकली कंसिस्ट कर रहा है उन पार्ट्स पर, तो वी कैन से कि दैट इज आल्सो एन एग्रीगेट। तो कहता है व्हेन समवन ओन्स और कंट्रोल द एग्रीगेट, अगर किसी के पास कंटेनर की एक्सेस है, देन दे कैन ऑल्सो कंट्रोल द पार्ट्स। तो ऑब्वियसली अगर होल की एक्सेस है तो उसके पार्ट्स को भी वो एक्सेस कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। तो एग्रीगेशन क्या है? सिंपली क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ वन क्लास एज ए रेफरेंस इन अनदर क्लास। और एसोसिएशन में भी हम समहाउ यही करते हैं, लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा होल पार्ट रिलेशनशिप या कंटेनर और उसके पार्ट्स के हिसाब से जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे या उसको ऑब्जर्व करेंगे। इनहेरिटेंस के लिए जो कीवर्ड यूज होता था दैट वाज इज आ रिलेशनशिप। हम कहते थे स्टूडेंट इज आ पर्सन, टीचर इज आ पर्सन। अभी एग्रीगेट के केस में हैज आ रिलेशनशिप यूज होता है, जिसमें वो उसकी पोजेशन को या कंटेनिंग सिचुएशन है उसको जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। तो वी कैन से इस केस में व्हीकल हैज व्हीकल पार्ट, कंट्री हैज रीजन। इसी तरह से तो कहता है हैज अ रिलेशनशिप जो है वो यूज होता है एग्रीगेशन के केस में। तो स्टूडेंट हैज एन एड्रेस वी कैन से, तो हैज अ रिलेशनशिप डिपिक्ट करता है कि यहाँ पर एग्रीगेशन है। यूएमएल के अंदर आपकी क्लासेस इस तरह से रिफ्लेक्ट कर रही हैं, जिसमें आप देख रहे हो कि डायमंड जो है वो आपके कंटेनर क्लास की तरफ है। कोर्स क्लास इज कंटेनिंग इंस्ट्रक्टर एंड टेक्स्ट बुक एज ए डाटा मेंबर, और इंस्ट्रक्टर और टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो इसके पार्ट्स हैं, और इसकी तरफ इसका टेल आ गया। ठीक है, इसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो देर इज अ टेक्स्ट बुक क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास है आपके पास, कुछ डाटा मेंबर्स हैं इसके पास, बेसिक कंस्ट्रक्टर्स हैं, गेटर सेटर्स ऐड किए जा सकते हैं, और एक बेसिक सा टू स्ट्रिंग है। टू स्ट्रिंग इसके फील्ड्स को डिस्क्रिप्टिवली रिटर्न कर रहा है। इसी तरह से हमारे पास इंस्ट्रक्टर क्लास है। इंस्ट्रक्टर क्लास को भी ऑब्जर्व करें। कुछ डाटा मेंबर्स, बेसिक कंस्ट्रक्टर्स, गेटर सेटर्स ऐड किए जा सकते हैं, और इसका भी टू स्ट्रिंग मेथड हमारे पास फील्ड्स को डिस्क्रिप्टिवली रिटर्न कर रहा है। नाउ दिस कोर्स क्लास इज एक्चुअली द कंटेनर क्लास। कंटेनर क्लास जो कि कंटेन कर रही है इंस्ट्रक्टर को और टेक्स्ट बुक को। तो यस वी कैन हैव दैट। फाइनल कीवर्ड के बिना भी जो है कंपोजिशन जो है वो इन्फोर्स की जा सकती है, ये मैंडेटरी नहीं है। अभी के लिए मैं इसको रिमूव कर रही हूँ, बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर मैं उसको भी जो है वो ऐड कर दूंगी। तो अभी के लिए यू कैन ऑब्जर्व दिस क्लास इज कंटेनिंग अनदर क्लासेस रेफरेंस वेरिएबल, और रेफरेंस यू कैन से। तो हमारे पास इंस्ट्रक्टर और टेक्स्ट बुक इस क्लास के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हम इनके लिए इंस्ट्रक्टर और टेक्स्ट बुक को कहेंगे ये पार्ट है, और होल किसको कहेंगे? ऑब्वियसली कोर्स को। तो कोर्स इज द होल असेंबली और एग्रीगेट दैट इज कंटेनिंग इंस्ट्रक्टर एंड टेक्स्ट बुक एज ए पार्ट। ठीक है, तो इसके अंदर भी बेसिक
कंस्ट्रक्टर ऐड कर दिया। इसी तरह से इसका भी टू स्ट्रिंग हो सकता है, गेटर सेटर्स भी हो सकते हैं। तो पहले इसका जो है वो सेटर लिख लेते हैं। सेटर की रिटर्न टाइप वॉइड। अब जैसे हमारे पास कोर्स नेम के लिए सेटर हो सकता है, उसके लिए हम कैसे लिखेंगे? सेट कीवर्ड, सेट कोर्स नेम, पैरामीटर जो है वो इसका रिसीव किया और उसको इनिशियलाइज कर लिया। इसी तरह से इंस्ट्रक्टर भी तो हमारा डेटा मेंबर ही है, तो उसके लिए भी तो हम गेटर सेटर्स लिख सकते हैं। तो उसी तरह से लिखेंगे, सेटर्स की रिटर्न टाइप वॉइड, सेट कीवर्ड एज ए प्रीफिक्स हम ऐड कर लेंगे, और उसके साथ फिर आपका जो भी फील्ड है उसको आप कैमल केस में कॉन्कैट कर देते हैं। ऐसे ही है। तो हम इंस्ट्रक्टर को यहाँ पर कैमल केस में ऐड कर रहे हैं। पैरामीटर में फॉर श्योर यहाँ पर भी कोई पैरामीटर रिसीव होगा, और पैरामीटर की डाटा टाइप किसके जैसी होती है? बिल्कुल फील्ड के डाटा टाइप के जैसी। हम वो फील्ड भी यहाँ ऐड कर देते हैं, इंस्ट्रक्टर, और बॉडी में हमने इंस्ट्रक्टर में असाइन कर दिया इंस्ट्रक्टर। इसी तरह से हम अपने टेक्स्ट बुक के लिए भी सेटर लिख सकते हैं। सेट टेक्स्ट बुक, पैरामीटर में टेक्स्ट बुक टाइप की कोई फील्ड, पैरामीटर दिस डॉट टेक्स्ट बुक में असाइन कर दिया हमारा पैरामीटर वाला टेक्स्ट बुक। ठीक है। तो डज इट मेक सेंस? जैसे हमारे बाकी फील्ड्स के गेटर सेटर्स होते हैं, हम इसका भी ऐड कर सकते हैं। तो हमने कर लिया, गेटर्स भी लिख सकते हैं, सेम गोज। तो पब्लिक, अब हमारा इंस्ट्रक्टर का अगर गेटर लिखना है तो इंस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप यहाँ, डेटा टाइप यहाँ आ जाएगी एज ए रिटर्न टाइप। तो इंस्ट्रक्टर की डेटा टाइप क्या है? इंस्ट्रक्टर। वो हमने एज ए रिटर्न टाइप यहाँ लिख दी। ठीक है। जो हमने चीजें सीखी हुई हैं पहले से, उसी को इम्प्लीमेंट करते हुए हमने ये चीज भी इम्प्लीमेंट कर ली। तो इंस्ट्रक्टर यहाँ से रिटर्न कर दिया। सेम गोज हम अपना टेक्स्ट बुक का भी जो है वो लिख सकते हैं, गेटर टेक्स्ट बुक, यहाँ से रिटर्न हो जाएगी। अच्छा जी, टू स्ट्रिंग मेथड भी लिख लेते हैं। टू स्ट्रिंग मेथड क्या करता है? रिटर्न करता है आपके क्लास की फील्ड्स को। तो हमारी क्लास कोर्स क्लास है, इसकी फील्ड्स में सबसे पहली फील्ड है कोर्स नेम। कोर्स नेम कॉन्कैट कर देते हैं इसको। तो हम यही करते हैं ना टू स्ट्रिंग में, आपकी फील्ड का नाम डिस्क्रिप्टिवली, और साथ में उसको फील्ड का आइडेंटिफायर जो है वो पेस्ट कर देते हैं। अच्छा जी, फिर हमारे पास है इंस्ट्रक्टर, और इंस्ट्रक्टर के अंदर इंस्ट्रक्टर का कीवर्ड या रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है। देन आपकी टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक भी इसके अंदर कॉन्कैट कर दी। ठीक हो गया। तो ये हमारी एक जनरल क्लास, यहाँ हमारे पास एक क्लास बन गई जो कि कंटेन कर रही है दूसरी क्लासेस के रेफरेंसेस। दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट असेंबली और एग्रीगेट। तो दिस क्लास इज कंटेनिंग टू ऑब्जेक्ट्स एज ए डाटा मेंबर। तो यस वी कैन से कि एक कोर्स के अंदर दो जो है वो पार्ट्स हैं, इंस्ट्रक्टर और टेक्स्ट बुक। अच्छा, अब मेन मेथड के अंदर अगर ऑब्जर्व करो, तो हमने इंस्ट्रक्टर बना लिया, इंस्ट्रक्टर का इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट बना लिया, टेक्स्ट बुक का इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट बना लिया, कोर्स को भी क्रिएट कर लिया। तो कोर्स को देखते हैं, कोर्स में हमें क्या मिलता है फिल वक्त। तो कोर्स के अंदर हमने ऑब्जर्व किया, ओके, क्या किया हमने? रिटर्न, रिटर्न टाइपो। अच्छा जी, अब नेम को क्या मसला है? कोर्स नेम है इसका नाम, कोर्स नेम आई गेस। तो फील्ड का नाम शुड बी सेम एज द, ओके जी। अब हमें ऑब्जर्व किया हमने कि कोर्स नेम तो नजर आ रहा है, उसका हमने जो सेट किया था वाया कंस्ट्रक्टर, लेकिन इंस्ट्रक्टर के लिए अभी भी नल है, टेक्स्ट बुक के लिए भी नल है अभी भी। इसका मतलब अभी तक हमने इसको जो कोई रेफरेंस पास नहीं किया, यानी कोर्स के साथ टेक्स्ट बुक और कोई इंस्ट्रक्टर जो है अभी तक एसोसिएट नहीं किया, उसको कोई रेफरेंस पास नहीं किया, तो अभी तक उसने क्या किया?
डिफॉल्ट वैल्यूज जो है वो असाइन कर ली। तो यस, हम इसके अंदर अगर कोई वैल्यू पास करना चाह रहे हैं, यानी हम इस इंस्ट्रक्टर को इस कोर्स के साथ जो है वो एसोसिएट करना चाह रहे हैं, तो वी मे नीड टू कॉल दैट सेट मेथड सेट इंस्ट्रक्टर। सेट इंस्ट्रक्टर से कहा कि आप I1 एज ए रेफरेंस रिसीव करो, और वो उसको सेट कर देगा, वैल्यू अपडेट कर देगा, C1 सेट टेक्स्ट बुक, और इसको हम पास कर देते हैं TB1। ठीक है, तो बिफोर एंड आफ्टर ऑब्जर्व करते हैं, पहले दोनों जगहों पर नल था, अब उसकी जगह कुछ अपडेटेड वैल्यूज आ जाएंगी। तो यस, पहले ऊप के पास कोई भी इंस्ट्रक्टर और कोई भी टेक्स्ट बुक नहीं थी, लेकिन जब आपने ऑब्जेक्ट जो है वो इसके साथ एसोसिएट किया, तो अब उसके पास टीचर भी मौजूद है और टेक्स्ट बुक भी मौजूद है। अच्छा, तो यस, अब इसको जरा ऑब्जर्व कीजिए कि क्या हम अपने इंस्ट्रक्टर को इंडिपेंडेंटली एक्सेस कर सकते हैं विदाउट द रेफरेंस ऑफ कोर्स। तो ट्राई करते हैं, मैं प्रिंट करने की कोशिश करूंगी I1। तो क्या ये मुझे इंडिपेंडेंटली एक्सेस देगा इसकी? यस, इंस्ट्रक्टर कैन बी एक्सेस्ड इंडिपेंडेंटली विदाउट द रेफरेंस ऑफ इट्स होल कंटेनर और असेंबली। इसी तरह से आप टेक्स्ट बुक को भी एक्सेस कर सकते हो, TB1, वो भी एक्सेस हो पा रहा है। तो जब कोई ऐसी सिचुएशन में आपने इम्प्लीमेंटेशन की है जहां पर पार्ट्स कैन बी एक्सेस्ड इंडिपेंडेंटली, इवन कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, तो ये आपकी कौन सी एसोसिएशन है? वीक एसोसिएशन है, यानी एग्रीगेशन है। ओके, तो एग्रीगेशन takes place when the parts can exist and accessed independently without the reference of its container or without the reference of its whole। तो हम इसको कहेंगे कि क्या है, आपके पास एग्रीगेट है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई कोर्स ना भी हो, अगर कोर्स एग्जिस्ट नहीं भी कर रहा, तब भी पार्ट्स तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि इनकी वीक एसोसिएशन है। इसी तरह से मैं कहूँ कि अगर मुझे जो है वो इंडिपेंडेंटली टेक्स्ट बुक एक्सेस करनी है, तो भी मैं कर पा रही हूँ। और इसको हमने जब देखा तो हमने ऑब्जर्व यही किया कि ये हमारे पास क्या हो गई, एग्रीगेशन हो गई। तो एग्रीगेशन की सिंपल की रूल ये है कि इफ द पार्ट्स कैन एक्सेस एंड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट द रेफरेंस ऑफ इट्स असेंबली और विदाउट रेफरेंस ऑफ इट्स कंटेनर या विदाउट रेफरेंस ऑफ इट्स होल, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एग्रीगेशन है। ठीक है, तो कंपोजिशन इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम इट, उसके अंदर एक माइनर सा चेंज आएगा और हम ऑब्जर्व करेंगे कि कंपोजिशन जो है वो हमने इम्प्लीमेंट कर ली। तो यस, कंपोजिशन क्या कहती है? लिटरेचर में कंपोजिशन क्या है? अ कंपोजिशन इज अ स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ एग्रीगेशन इफ द एग्रीगेट डिस्ट्रॉयड पार्ट्स आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड। ओके, ये कुछ ऐसी एसोसिएशन है, इतनी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है कि इसमें क्या होता है, अगर होल डिलीट होता है हमारे डेटाबेस से या हमारी मेमोरी से, या यू कैन से इन एक्चुअल इसको ऑब्जर्व करो कि बिल्डिंग अगर डिस्ट्रॉय होते हैं तो ऑब्वियसली उसके रूम्स भी उसका चूंकि पार्ट है और इतना मैंडेटरी पार्ट है कि वो भी जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो यस, अगर ऐसी सिचुएशन है जिसमें होल के डिलीट हो जाने से पार्ट्स को भी डिलीट करना है, तो उसको हम कंपोजिशन वाइज जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। यूएमएल के अंदर इसकी हम नोटेशन जो है वो फील्ड डायमंड के साथ नोटेट करेंगे। अच्छा जी, तो वन बिल्डिंग हैव मैनी रूम्स, इफ अ बिल्डिंग इज डिस्ट्रॉयड रूम्स आर आल्सो डिस्ट्रॉयड। इसको ऐसे भी सोचा जा सकता है कि रूम्स कैन नॉट बी एक्सेस्ड विदाउट द रेफरेंस ऑफ बिल्डिंग। मैं आपसे कहूँ कि आप रूम नंबर 5 में चले जाओ, तो आपको कैसे आइडिया होगा कि किस बिल्डिंग के रूम नंबर 5 में जाना है, अज्यूमिंग दैट कि हम किसी सोसाइटी में हैं, मल्टीपल बिल्डिंग्स हैं, BC वहां पर, और मैं जनरली सिर्फ कह रही हूँ कि रूम नंबर 5 में चले जाएं, तो आप पूछेंगे कि कौन सी वाली बिल्डिंग, A में, B में या C में? यानी आपके पार्ट्स कैन नॉट बी एक्सेस्ड, कैन नॉट बी रेफरेंस्ड विदाउट द रेफरेंस ऑफ इट्स होल। तो मुझे बताना पड़ेगा बिल्डिंग A के रूम नंबर 5 में जाना है, बिल्डिंग B के रूम नंबर 5 में जाना है। मेक सेंस? तो जब होल और पार्ट इस तरह से स्ट्रांगली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर होंगे, तो हम इसको क्या कहेंगे, कंपोजिशन। ठीक है, अब इम्प्लीमेंटेशन पे इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम इसको कैसे मेक श्योर करते हैं। अच्छा,
अभी तो आई कैन डायरेक्टली से कि मुझे रूम 5 में जाना है, तो वो मुझे रूम 5 की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर ही देगा विदाउट द रेफरेंस ऑफ इट्स होल एग्रीगेशन। कुछ ऐसी सिचुएशन है, ऑब्वियसली हम मीनिंगफुली जिस सिनेरियो में एग्रीगेशन रिक्वायर्ड होगी इस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे, जिस सिनेरियो में कंपोजिशन रिक्वायर्ड होगी हम अदर वे से जो है वो इंप्लीमेंट करेंगे। अभी के लिए इसी सैंपल को मैं चेंज कर रही हूँ कंपोजिशन में। लेट मी से कि मैं ये कह रही हूँ कि आपके कंपोजिशन जो है वो जैसे कि आपको लिटरेचर ने भी कहा कि इसमें पार्ट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली एक्सेस नहीं होने चाहिए। पार्ट्स शुड नॉट एग्जिस्ट और एक्सेस्ड इंडिपेंडेंटली। दीज पार्ट्स शुड बी क्रिएटेड विद इन द होल। ऐसी कोई सिचुएशन बना लेते हैं। तो मैं ये करती हूँ कि मैं ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन का प्रोसेस है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके मैं जो इसको रेफरेंस वेरिएबल I1 एज एन इंडिपेंडेंट बनने दे रही हूँ, ये नहीं करने दे रही। मैं अब क्या करती हूँ, इस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट तो कर रही हूँ लेकिन कहाँ, कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स में। इसको भी यहाँ से प्लग किया और इधर पेस्ट किया। ठीक है। होल के कंस्ट्रक्टर को जब मैंने कॉल किया तो मैंने क्या क्या पास किया, एक तो कोर्स का नाम, दूसरा टेक्स्ट बुक का ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट ही पास हो रहा है लेकिन इसका हम रेफरेंस वेरिएबल वेरिएबल नहीं पास करें। आपको पता है इसके एंड रिजल्ट क्या होगा, एट द रेट करके कोई ना कोई एड्रेस होगा, वो एड्रेस बेसिकली पास हो रहा है यहाँ से। तो दोनों ऑब्जेक्ट्स बने तो हैं लेकिन उसकी कोई ट्रेस नहीं है मेन के पास, मेन मेथड के पास इसकी कोई ट्रेस नहीं है। जबकि ये क्या हो रहा है, यहाँ से फॉरवर्ड होगा, किसकी तरफ जाएगा, कोर्स के कंस्ट्रक्टर की तरफ जाएगा। तो हम कोर्स के कंस्ट्रक्टर को इस तरह से इम्प्लीमेंट कर लेते हैं कि दिस कोर्स कंस्ट्रक्टर विल रिसीव, शायद पहले टेक्स्ट बुक को रिसीव करना है और फिर इंस्ट्रक्टर को। सेट इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्टर INS, हम इसको दिस कीवर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक में असाइन कर दो TB। ठीक है। तो अब इसको रन करते हैं। तो यस, उसको कोई मसला नहीं है। यानी हम ये कर सकते हैं कि जब हमने कोर्स का कंस्ट्रक्टर कॉल किया तो एज एन आर्गुमेंट जो चीजें हम पास कर रहे हैं, ऑब्वियसली वे भी एक स्ट्रिंग टाइप का लिटरल है, एक इंस्ट्रक्टर टाइप का लिटरल है और एक टेक्स्ट बुक टाइप का लिटरल है। ऐसे ही है ना, क्योंकि कलेक्टिवली इसके एट द एंड जो रिजल्ट बनेगा वो एड्रेस ही होगा और वो एड्रेस जो है वो असाइन हो रहा है किसके अंदर, ये इंस्ट्रक्टर का एड्रेस कॉपी हो गया इसके फील्ड के अंदर और ये TB का एड्रेस जो है वो असाइन हो गया टेक्स्ट बुक के डेटा मेंबर के अंदर। ऐसा ही है। अब रन करके देखते हैं C1 से हमें क्या मिलता है। तो यस, अब के बार हमें C1 के रेफरेंस से इसका होल इंफॉर्मेशन मिल गई, कोर्स नेम, इंस्ट्रक्टर की डिटेल और ऑफिस और टेक्स्ट बुक की डिटेल भी यहाँ से शो होगी। अब अगर हमें एक्सेस करना है इंस्ट्रक्टर, हम ऐसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कैन नॉट फाइंड सिंबल आएगा क्योंकि हमारा पार्ट जो है वो इंडिपेंडेंटली एक्सेस नहीं हो पा रहा। हमारा पार्ट इंडिपेंडेंटली जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता या उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो हमें इसकी डिपेंडेंसी के लिए, अगर मुझे जानना है कि इंस्ट्रक्टर 1 कौन है या इंस्ट्रक्टर कौन से इंस्ट्रक्टर की इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे, तो मुझे रेफरेंस में जरूर बताना होगा कि कोर्स 1 का टीचर। तो आई एम आस्किंग कि कोर्स 1 का गेट इंस्ट्रक्टर कर दो तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इंस्ट्रक्टर को गेट करने के लिए आई नीड टू रेफरेंस द होल। दिस सिचुएशन इज इन्फोर्सिंग कंपोजिशन, जिसमें हमने किसी टीचर को या किसी पार्ट को एक्सेस किया है तो किसके रेफरेंस से किया है, उसके होल के रेफरेंस से। तो C1 के रेफरेंस से हमने गेट कर लिया उसका इंस्ट्रक्टर। गेट इट। इसी तरह से हम टेक्स्ट बुक को भी गेट कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक, ठीक हो गया। तो यस वी कैन डू दिस। अच्छा जी। अ, तो दिस थिंग, ड्यू टू दिस थिंग यू सॉ कि हमने अब अपने पार्ट्स का इंडिपेंडेंट ट्रेस छोड़ा ही नहीं, हमने उसको डिलीट कर दिया। मैंने इसको कमेंट कर दिया, मतलब I1 के नाम से तो इंस्ट्रक्टर मौजूद ही नहीं है। जो इंस्ट्रक्टर एक आपके पूरे सिस्टम में मौजूद भी है तो वो कहाँ मौजूद है, कोर्स के अंदर। तो आप कोर्स के रेफरेंस से ही उस इंस्ट्रक्टर को या उस टेक्स्ट बुक को एक्सेस कर सकते हो, अदरवाइज आप उसको एक्सेस भी नहीं कर सकते। तो दिस इज इन्फोर्सिंग द कंपोजिशन। हम इस कंपोजिशन को इस तरह से भी इंश्योर कर सकते हैं कि हम कुछ सिचुएशंस में ऐसा हो सकता है, अ, जब आप ऐसा चाहो कि आपका होल तब तक क्रिएट ना हो जब तक आपके पार्ट्स जो है उसके पार्ट्स जो है वो उसके अंदर
प्रोवाइड ना कर दिए जाए। तो ये हम फाइनल के थ्रू जो है वो अचीव करते हैं। फाइनल को रिकॉल करते हैं। फाइनल कीवर्ड क्या करता है, फील्ड के अंदर या वेरिएबल के अंदर या जो भी आपका मेमोरी ब्लॉक है उसके अंदर जो इनिशियल वैल्यू आप प्रोवाइड करते हो उसको लॉक कर देता है। ऐसा ही है ना। तो लेट्स से कि हमारे पास कोई ऐसा सिनेरियो है जिसके अंदर हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसके अंदर हमने सिर्फ कोर्स नेम को जो है वो इनिशियलाइज किया है। बाकी हमने इंस्ट्रक्टर और टेक्स्ट बुक के लिए सोचा था कि ये ना हम बाद में सेटर्स के थ्रू जो है वो कर लेंगे, सेट टेक्स्ट बुक या सेट इंस्ट्रक्टर के थ्रू जो है इसको कर लेंगे। तो लेट मी ब्रेक इट हेयर, इसको रन करते हैं। तो ये हमें एक मसला दे रहा है अभी सेटर्स के लिए, फाइनल वैल्यूज चेंज नहीं हो सकती। तो मैं कहती हूँ नहीं है हमारे पास सेटर्स। फिर असल ये चीज़ है जिसकी वजह से भी इंश्योर हो रही है आपकी कंपोजिशन, कि वेरिएबल इंस्ट्रक्टर माइट हैव नॉट बीन इनिशियलाइज्ड, यू नीड टू इनिशियलाइज इट वाइल ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो ये कंस्ट्रक्टर के एंड पे कह रहा है कि देखो मैंने कंस्ट्रक्टर का प्रोसेस खत्म कर लिया और तुमने कोई भी इनिशियल वैल्यू मुझे दी ही नहीं। तो जब तक तुम इनिशियल वैल्यू मुझे नहीं दोगे तो मैं उसको फाइनलाइज या लॉक कैसे करूंगा। तो फाइनल कीवर्ड का बिहेवियर ये है कि आप जो उसको पहली इनिशियल वैल्यू देते हो वो उसको लॉक कर लेता है। और अभी आपका कंस्ट्रक्टर एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप ही प्रोवाइड करो मुझे वो इनिशियल वैल्यू जिसको आप लॉक करना चाह रहे हो, और अगर आप प्रोवाइड नहीं करते तो मैं ऑब्जेक्ट भी नहीं बना रहा। तो ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे आपको कोर्स आपको जो है वो होल तब तक नहीं क्रिएट करने देना, कंप्लीट नहीं होने देना जब तक उसके पार्ट्स उसके अंदर एम्बेड नहीं हो जाते। ऐसे सिचुएशन को आप फाइनल कीवर्ड के थ्रू भी कर सकते हो। आई मीन पहले जिस तरह से आपने कंस्ट्रक्टर की कंपोजिशन की, दैट इज ऑल्सो राइट वे, जिसके अंदर आप शायद ये मैंडेटरी पार्ट नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन अगर आप ये भी इन्फोर्स करना चाह रहे हो कि कोर्स तब तक ना बने जब तक इंस्ट्रक्टर्स उसके अंदर ना ऐड हो जाए, टेक्स्ट बुक ना ऐड हो जाए, तब तक आप उसको कोर्स को भी ना बनने दो, तो आप उसको फाइनल कर लो। और भी बहुत सारे वेज हैं इंस्ट्रक्टर इसको जो है वो कंपोजिशन को इन्फोर्स करने के, लेकिन दिस इज वन वन ऑफ वे जिसमें हम क्या कर रहे हैं, क्रिएशन टाइम पे ही जो है वो इंश्योर कर रहे हैं कि हमारे पास जो है वो पार्ट्स जो है एम्बेड हो जाए। अच्छा, एक तरीका तो ये है कि आप जो है वो इसी तरह से जैसे हमने पहले किया, पूरा पूरा ऑब्जेक्ट एज ए आर्ग्यूमेंट रिसीव कर लिया। ये भी हो सकता है कि आप दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए यानी पार्ट्स के लिए डिटेल जो है वो रिसीव कर कॉल कर लो। मैं करके दिखाती हूँ आपको। फर्स्ट नेम टीचर का, टीचर का लास्ट नेम और टीचर का शायद ऑफिस, फिर उसके बाद बुक का टाइटल और बुक का ऑथर और बुक का पब्लिशर। तो मैंने कुछ डिटेल्स रिसीव की और कंस्ट्रक्टर यहाँ कॉल करूंगी। इंस्ट्रक्टर के अंदर असाइन कर दो न्यू कीवर्ड के थ्रू इंस्ट्रक्टर कॉल करके, और उसकी तरफ फॉरवर्ड कर दो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ऑफिस। ठीक है। तो ये भी तो ऑब्जेक्ट ही बन रहा है जो कि उस पैरामीटर में से रिसीव्ड वैल्यूज को जो है वो फॉरवर्ड कर रहा है फर्दर इस वाले कंस्ट्रक्टर की तरफ। तो यस, दिस इज ऑल्सो अ वे कि आप असेंबली के अंदर या यू कैन से कि कंटेनर के अंदर, होल के कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है वो पार्ट क्रिएट कर रहे हो। ठीक है। अभी भी आपके पार्ट का इंडिपेंडेंट ट्रेस मेन में कहीं नहीं होगा। आप यहाँ पर सिर्फ क्या पास करोगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और डिटेल। ऑब्जेक्ट जो है वो एक्चुअली यहाँ क्रिएट होगा। ठीक है। इसी तरह से टेक्स्ट बुक के लिए भी किया जा सकता है। टेक्स्ट बुक में असाइन कर दो न्यू कीवर्ड टेक्स्ट बुक और किताब का टाइटल, किताब का ऑथर और किताब का पब्लिशर। अब हमें मेन के अंदर भी अकॉर्डिंगली उसी कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहिए। वैसे इस जो प्रीवियसली आपने जो चीज लिखी हुई है ये भी हो सकती है, यानी इसके थ्रू भी ये हो जाएगी। ये अभी भी कंस्ट्रक्शन ही है, मैं इसको अनकमेंट कर दूंगी तो ये हो जाएगा। आई जस्ट नीड टू गिव एन अदर एस्पेक्ट कि ये इस तरह से भी हो सकता है। यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट वे एज वेल। तो अभी मुझे क्या रिक्वायर्ड है, हमने पास करना है यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ये आ गया फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऑफिस नंबर, कॉमा सेपरेटेड, आपका किताब, ऑथर और पब्लिशर। तो कोर्स अब भी जो है कोर्स क्रिएट जब हुआ उसके साथ हमने ये डिटेल पास कर दी, और कोर्स का ऑब्जेक्ट बनने के दौरान उस ऑब्जेक्ट के अंदर या कोर्स के अंदर ही जो है वो दूसरे उसके पार्ट्स जो है वो क्रिएट हो रहे हैं। तो दिस इज अनदर वे कि आप ये इंश्योर कर रहे हो कि जो पार्ट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रहे। हमारे कोड के अंदर अभी क्या बचा है, सिर्फ हमारे पास
कोर्स की इंस्टांशिएशन, और कोर्स को जब आपने इंस्टांशिएट किया तो उसके अंदर ही आप पार्ट्स की इंफॉर्मेशन भी पास कर रहे हो। आपने इसका कंस्ट्रक्टर ही ऐसा लिखा है कि उसके पार्ट्स जो हैं वो विद इन द कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो रहे हैं। मेन के अंदर यू कैन नॉट एक्सेस इंस्ट्रक्टर डायरेक्टली, यू नीड टू पुट द रेफरेंस ऑफ द होल इन ऑर्डर टू गेट द पार्ट। ठीक है, तो दिस इज अ वे टू इम्प्लीमेंट योर कंपोजिशन। तो यस, कंपोजिशन ने क्या किया, कोर्स के लिए नेम भी प्रिंट करा दिया, उसके इंस्ट्रक्टर और उसके बुक की डिटेल भी जो है वो पास कर आपको रिटर्न करा दी। फिर आपने इंडिपेंडेंटली जब गेट करना चाहा तो आप नहीं कर पाओगे जब तक आप C1 का रेफरेंस नहीं दोगे। ठीक हो गया। तो दिस इज द कंपोजिशन। तो की डिफरेंसेस क्या है, कंपोजिशन क्या है, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, वीक एसोसिएशन को हम एग्रीगेशन कहते हैं। कंपोजिशन में क्या होता है, होल और पार्ट जो है वो एक दूसरे के ऊपर स्ट्रांगली डिपेंडेंट होते हैं, दैट पार्ट कैन नॉट बी एक्सेस्ड विदाउट द रेफरेंस ऑफ होल। और दूसरी साइड से हम ये भी कह सकते हैं, अगर किसी केस में हम चाहते हैं कि ऐसे इम्प्लीमेंट हो कि whole cannot be created until unless its parts has not been assembled within it, या उसके साथ एसोसिएट ना जब तक कर दिए जाए। ये मैंने फाइनल के थ्रू किया। ठीक है, तो ये दोनों तरफ से हो सकता है। तो अब होल और पार्ट एक दूसरे के ऊपर स्ट्रांगली डिपेंडेंट है। ओके, एग्रीगेशन में क्या हो सकता था, जैसे हमने पहले किया कि हमारे पार्ट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे थे, उसमें हम क्या करते थे, पार्ट्स का रेफरेंस वेरिएबल इंडिपेंडेंटली मेन में बना देते थे। तो दैट रेफरेंस वेरिएबल कैन बी एक्सेस डायरेक्टली I1 के नाम से, TB1 के नाम से, या जैसे भी आप इंप्लीमेंट करो। और भी इसके अलावा बहुत सारे वेज हैं इसको इंप्लीमेंट करने के, बस आपने की डिफरेंस यही ध्यान में रखना है, इफ द पार्ट्स आर being accessed independently, then this is aggregation. If the parts cannot be accessed without the reference of its whole, then this is composition। ठीक हो गया। बाकी कोड आपके साथ शेयर्ड है गूगल क्लासरूम के अंदर भी, और LMS में भी शेयर्ड है, आप उसको विजिट कीजिए। उसके अंदर डिस्क्रिप्टिवली जो है वो मैंने ऐड किए हुए हैं आपके लिए कमेंट्स भी, आप उसको भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये रहा आपके पास एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन एज वेल। ठीक है, LMS में भी डाटा शेयर्ड है, तो अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो यू कैन कमेंट अब अंडर दिस वीडियो, या आप ऑन कैंपस वाले लेक्चर में भी इसको डिस्कस कर सकते हैं।